एक बड़ी सी काली मुर्गी और एक नौजवान लड़के की यह कहानी है। किसी पुराने जमाने के एक छोटे से गांव में, जहां धूल भरी पगडंडियां और मिट्टी के घरों का आलम था, एक गरीब लकड़हारा अपनी छोटी सी दुनिया बसाए हुए था। उसका नाम था निजाकत, मगर गांव वाले उसे बस लकड़हारा कहकर पुकारते थे। निजाकत की जिंदगी मेहनत और सादगी का दूसरा नाम थी। उसकी एक बीवी थी समीरा और 3 बेटे, अरमान, फरहान और दानिश। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही निजाकत अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर लादता, जंगल की सिमत चल पड़ता। वहां घने पेड़ों के बीच कुल्हाड़ी चलती, लकड़ियां कटती और फिर वह उन्हें गांव के बाजार में फरोख्त कर देता। जो चंद पैसे मिलते, उनसे वह अपने कुंबे के लिए रोटी दाल और कभी कभार थोड़ा सा गुड़ ले आता। घर का गुजारा इसी तरह चलता था, ना ज्यादा ना कम, बस इतना कि जिंदगी की गाड़ी खींचती रहे। समीरा भी कमाल की औरत थी। मेहनत उसकी रग रग में बसी थी। सुबह से शाम तक घर के सारे काम, चूल्हा जलाना, बर्तन मांजना, बच्चों की देखभाल करना, वह ऐसी खूबी से करती कि निजाकत को कभी शिकायत का मौका ही ना मिलता। उसकी उंगलियों में जैसे हुनर भरा था। कपड़े सिलने से लेकर खाना पकाने तक हर काम में वह माहिर थी। निजाकत जब शाम को थकाहारा लौटता तो समीरा चुपचाप उसके सामने खाना रख देती। दोनों में कम ही बात होती, मगर उनकी खामोशी में एक गहरा रिश्ता छुपा था। उनका कुबा हालांकि गरीब था, मगर सुखी था। कम से कम बाहर से तो ऐसा ही लगता था। निजाकत और समीरा के 3 बेटों में सबसे बड़ा था। अरमान उम्र में खासा जवान हो चला था। लंबा हट्टा कट्टा और चेहरे पर एक ऐसी चमक कि लोग उसे देखते ही कहते, यह तो अपने वालिद की शक्ल का आईना है। अरमान को माँ बाप की आंखों का तारा कहना कम था। वो जो मांगता फौरन मिल जाता, नया कुर्ता हो या बाजार से मिठाई। निजाकत और समीरा उसकी हर फरमाइश पूरी करते। अरमान भी अपने आप को कुछ खास समझता था। चलता ऐसा था जैसे गांव का बादशाह हो, उससे छोटा था। फरहान फरहान की उम्र भले ही अरमान से कम थी, मगर माँ बाप की चाहत में वह किसी से पीछे नहीं था। उसकी शरारती आंखें और मीठी जुबान सबको लुभाती थीं। समीरा उसे प्यार से फरहान, मेरा चांद कहती और निजाकत उसकी हर बात पर मुस्कुरा देता। फरहान को भी अच्छे कपड़े मिलते, पेट भर खाना मिला होता। दोनों बड़े भाई अरमान और फरहान घर के लाडले थे। उनकी हर ख्वाहिश पूरी होती, हर बात सुनी जाती। मगर तीसरा और सबसे छोटा बेटा दानिश, जिसे सब टोंडू कहकर बुलाते थे, उसकी कहानी जुदा थी। टोंडू छोटा था, दुबला पतला और चेहरे पर हमेशा एक उदासी छाई रहती। उसके बाल उलझे हुए, कपड़े फटे हुए और नजरें जमीन की तरफ झुकी हुई। घर में कोई उसे प्यार नहीं करता था। निजाकत उसे देखकर मुंह फेर लेता, समीरा उसे झिड़क देती। अरमान और फरहान तो उससे ऐसे पेश आते जैसे वो उनका नौकर हो। टोंडू पानी ला टोंडू, यह उठा। हर वक्त उसकी तरफ हुक्म चलते और टोंडू चुपचाप सब करता, ना शिकायत ना जवाब। अरमान और फरहान नए नए जोड़े पहनते, बाजार से लाई मिठाई खाते, मगर टोंडू को जो मिलता वो बस रूखी सूखी रोटी और फटे पुराने कपड़े। बात पर उसकी पिटाई होती। कभी अरमान उसे धक्का मारता, कभी फरहान उस पर चिल्लाता। समीरा भी गुस्से में उसे 2-4 तमाचे जड़ देती और निजाकत कहता, यह लड़का लड़का बिल्कुल अहमक है, कुछ काम का नहीं। टोंडू यह सब सुनता सहता, मगर मुंह से एक लफ्ज ना निकालता। उसके दिल में अपने वालिद और वालिदा के लिए बड़ा अदब था। वह सोचता, जो वह करते हैं सही करते होंगे। कभी उसने अच्छा खाना नहीं मांगा, कभी नए कपड़े की फरमाइश नहीं की। जो मिला उसी में गुजारा कर लिया। कोई उसे बुद्धू कहता, कोई उल्लू का चरखा, मगर टोंडू को इन बातों से कोई फर्क ना पड़ता। वह अपने हाल में मग्न रहता, जैसे दुनिया की परवाह ही ना हो। फिर एक रोज कुछ ऐसा हुआ कि घर का माहौल बदलने लगा। उनके बाप निजाकत को बुखार चढ़ाया। पहले तो उसने सोचा कि यह मामूली ठंड है, मगर रात होते होते उसकी हालत बिगड़ गई। उसका बदन तपने लगा, हाथ पैर कांपने लगे। सुबह जब सूरज निकला तो निजाकत बिस्तर से उठ भी ना सका। जंगल जाना तो दूर, वो कुल्हाड़ी तक ना उठा पाया। समीरा परेशान हो उठी। घर में अनाज खत्म होने को था और बिना लकड़ियों के पैसे कहाँ से आते। उसने सोचा, फिर अपने बड़े बेटे अरमान को बुलाया। अरमान बेटे, समीरा ने नरम लहजे में कहा, तेरा वालिद कल शाम से बीमार है, बुखार ने उसे जकड़ लिया है। इस हाल में न वह जंगल जा सकता है, न लकड़ियां काट सकता है। घर का गुजारा कैसे होगा, तू बड़ा है, अब यह जिम्मेदारी तुझ पर है। कुल्हाड़ी ले जंगल जा और लकड़ियां काट कर ला।
बड़े बेटे अरमान ने माँ की बात सुनी। उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। जंगल, मेहनत, यह सब तो वालिद का काम था। मगर फिर उसने सर हिलाया, जैसे कह रहा हो, ठीक है, मैं जाता हूं। समीरा ने राहत की सांस ली। समीरा ने अरमान को बड़ी मोहब्बत से देखा। उसकी आंखों में अपने बेटे के लिए प्यार के साथ साथ फिक्र भी थी। उसने चूल्हे पर रखी रोटियां उतारी। एक पुराने से थैले में कुछ रोटियां और थोड़ी सी दाल डाली। फिर एक टूटी फूटी केतली में दूध उड़ेला जो उसने सुबह भैंस से दोहा था। अरमान चुपचाप खड़ा देखता रहा। समीरा ने थैला और केतली उसके हाथ में थमाए, फिर कुल्हाड़ी उठाकर उसके कंधे पर रख दी। अपना हाथ अरमान के सर पर फेरते हुए बोली, बेटे, जंगल में एहतियात करना। तेरा वालिद बीमार है, अब यह घर तुझ पर है। उसकी आवाज में उम्मीद थी और अरमान ने सर हिलाकर जंगल की सिमत चल पड़ना शुरू कर दिया। सूरज अभी आसमान में चढ़ा ही था। हवा में हल्की ठंडक थी और पगडंडी पर धूल उड़ रही थी। अरमान कुल्हाड़ी कंधे पर लिए थैला और केतली हाथ में थामे जंगल की तरफ बढ़ता चला गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मिला। बूढ़ा इतना छोटा कद का था कि बौने सा लगता था। उसकी कमर झुकी हुई, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ। उसने अरमान को देखते ही कांपती आवाज में कहा, हे नौजवान, जरा ठहर जा, मेरी फरियाद सुन ले। भूख ने मुझे मार डाला है। प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। तेरे थैले में खाना है, तेरी केतली में मीठा मीठा दूध है। तू मुझ मस्कीन को कुछ खिला दे, थोड़ा दूध पिला दे। गरीबों की मदद करना बड़ी अच्छी बात है। अरमान ने बूढ़े की बात सुनी, मगर उसका मुंह टेढ़ा हो गया। उसने बूढ़े को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे उसकी बात पर यकीन ही ना हो। फिर छिड़कते हुए बोला, परे हटे चालाक। बूढ़े, मेरा रास्ता छोड़। मेरा थैला तो खाने से खाली है और केतली में दूध वो भी नहीं है। अगर होता भी तो क्या तुझे देकर मैं खुद भूखा मरूं? चल, यहां से दफा हो। तुझे अपने पेट की पड़ी है। मुझे जंगल पहुंचना है, लकड़ियां काट कर लानी है। यह कहकर अरमान ने बूढ़े को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। बूढ़ा वहीं खड़ा रह गया। उसकी नजरें अरमान के पीछे ठहरी, मगर उसने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद अरमान जंगल में जा पहुंचा। घने पेड़ों की छांव में उसने थैला और केतली जमीन पर रख दी। कुल्हाड़ी हाथ में थामी और एक मोटे दरख्त की तरफ बढ़ा। उसने सोचा, बस 2-4 वार करूंगा, लकड़ियां कट जाएंगी और घर लौट जाऊंगा। मगर अरमान को कुल्हाड़ी चलाने का तजुर्बा कहाँ था। उसने बिना एहतियात के दरख्त की जड़ पर वार किया। कुल्हाड़ी लकड़ी में ढंसी ही थी कि उसका हाथ फिसला और तेज धार उसके बाजू में जा लगी। खून की धार बह निकली। अरमान के मुंह से चीख निकली, हाय, मैं मर गया। वो दर्द से करहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। कुल्हाड़ी एक तरफ पड़ी थी और उसका बाजू लहूलुहान हो रहा था। उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, कोई है, मुझे बचाओ। मगर जंगल में सन्नाटा था। न कोई इंसान, न कोई जानवर, बस पेड़ों की सरसराहट और उसकी अपनी कराएं। आखिरकार हिम्मत जुटाकर वो जैसे तैसे उठा। खून बहता रहा, मगर उसने दर्द को दबाया और गिरता पड़ता घर की तरफ चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो समीरा ने उसे देखते ही हाथ मुंह पर रख लिया। हाय मेरा बेटा। उसने फौरन एक पुरानी कपड़े का टुकड़ा फाड़ा, अरमान के बाजू पर पट्टी बांधी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बार बार कह रही थी, तू ठीक हो जाएगा बेटे, चिंता मत कर। अरमान करा रहा था, मगर माँ की हमदर्दी से उसे थोड़ा सुकून मिला। समीरा ने उसे चारपाई पर लिटाया। फिर सोच में पड़ गई। मेरा शौहर, निजाकत बीमार और बड़ा बेटा अरमान जख्मी, अब घर का क्या होगा? उसने अपने मंझले बेटे फरहान को बुलाया। फरहान उस वक्त आंगन में बैठा कुछ शरारत कर रहा था। फरहान बेटे, समीरा ने कहा, तेरा वालिद बीमार है और तेरा बड़ा भाई जख्मी हो गया। अब उनसे कोई काम नहीं हो सकता। घर का गुजारा कैसे चलेगा? तू कुल्हाड़ी ले, जंगल जा और लकड़ियां काट कर ला। फरहान ने माँ की बात सुनी और उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। वो बोला, वाह माँ, ये कौन सी बड़ी बात है। मैं अभी जाता हूँ, जंगल से लकड़ियां काट कर लाता हूँ, तू फिक्र मत कर। समीरा का दिल खुश हो गया। फरहान की हिम्मत देखकर उसे लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। उसने फिर से थैले में रोटियां और दाल डाली। केतली में दूध भरा फरहान के कंधे पर कुल्हाड़ी रखी। उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और रवाना कर दिया। फरहान ने थैला और केतली थामी और जंगल की तरफ रवाना हो गया। मगर कोने में बैठा टोंडू यह सब चुपचाप देख रहा था। उसके दिल में एक सवाल उठ रहा था, क्या फरहान भी अरमान की तरह लौटेगा या कुछ और होगा? वह खामोश रहा, मगर उसकी नजरें कुछ कह रही थीं।
फरहान कुल्हाड़ी कंधे पर टिकाए थैला और केतली हाथ में थामे जंगल की सिमत चल पड़ा। सुबह का वक्त था, आसमान में हल्के बादल छाए थे और हवा में ठंडक घुली हुई थी। उसकी चाल में एक जोश था, जैसे उसे यकीन हो कि वह अपने वालिद और भाई से बेहतर कर दिखाएगा। रास्ते में वही पगडंडी थी जो धूल से अटी पड़ी थी। अभी जंगल में वह थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसे वहीं बूढ़ा मिला जो अरमान को रास्ते में टकरा था। बूढ़ा छोटा सा कद में, बौना सा कमर झुकी हुई और चेहरा झुर्रियों से भरा। उसके कपड़े मैले थे और हाथ कांप रहे थे। उसने फरहान को देखते ही आगे बढ़कर गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। ए बेटा, उसकी आवाज में कमजोरी थी, तेरे चांद से मुखड़े की। खैर हो, मेरी मदद कर, भूख ने मुझे सता डाला है। प्यास से मेरा दम निकला जा रहा है। तेरे थैले में खाना है, तेरी केतली मीठे मीठे दूध से भरी है। मुंह मस्कीन को कुछ खिला दे, थोड़ा सा दूध पिला दे। गरीबों की इमदाद करना बड़ी अच्छी बात है। फरहान ने बूढ़े की बात सुनी, मगर उसका मिजाज तुरंत गर्म हो गया। उसने बूढ़े को ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर गुस्से से चिल्लाया, दफा हो बुढ़े, मैं तुझे कुछ भी नहीं दूंगा। कहाँ का खाना, कहाँ का दूध। तुझ जैसे निकम्मों को तो पानी का एक घूंट भी नहीं देना चाहिए। चल परे हट, मेरा रास्ता छोड़। तेरे जैसे भूखे लफंगे बहुत फिरते हैं, मुझे जंगल जाने की जल्दी है, वहां से लकड़ियां काट कर लानी है। ये कहकर फरहान ने भी बूढ़े को नजरअंदाज किया और तेज कदमों से आगे बढ़ गया। बूढ़ा वहीं खड़ा रह गया। उसकी नजरें फरहान की पीठ पर जमी रहीं, मगर उसने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद फरहान जंगल में जा पहुंचा। घने पेड़ों की छांव में हवा ठंडी थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। उसने वहीं दरख्त देखा जिसे अरमान ने काटने की कोशिश की थी। दरख्त की जड़ पर अभी भी कुल्हाड़ी के निशान थे और पास में सूखा खून बिखरा पड़ा था। फरहान ने थैला और केतली जमीन पर रख दी, दोनों हाथों से कुल्हाड़ी थामी और दरख्त की जड़ की तरफ बढ़ा। उसने सोचा, अरमान से क्या गलती हुई होगी, मैं तो इससे बेहतर करूंगा। मगर उसे कुल्हाड़ी चलाने का कोई तजुर्बा न था। उसने बिना एहतियात के जोर से वार किया। कुल्हाड़ी दरख्त से टकराई, मगर उसका संतुलन बिगड़ा और तेज धार नीचे की तरफ फिसलकर उसके अपने पांव पर जा लगी। खून की धार बह निकली और फरहान के मुंह से चीख निकली, हाय मेरी जान निकली जा रही है। वो दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसका पांव लहूलुहान था और कुल्हाड़ी एक तरफ पड़ी थी। कोई है, मुझे बचाओ। वह चिल्लाता रहा, मगर जंगल में उसकी आवाज बस पेड़ों से टकराकर लौट आती थी। पांव में इतना दर्द था कि वह उठ भी ना सका। कुछ देर तक वह वहीं पड़ा करा रहा। हाय हाय, कोई तो आए। आखिर इत्तेफाक से कुछ आदमी उधर से गुजरे। वो लकड़हारे थे जो जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रहे थे। फरहान की चीखें सुनकर वो उसकी तरफ दौड़े। उसका जख्मी पांव देखकर उनके चेहरे पर हैरानी छा गई। ये लड़का कौन है? एक ने पूछा। फिर उन्होंने मिलकर उसे उठाया। बेटे, तेरा घर कहाँ है? फरहान ने कराते हुए अपना पता बताया। वह उसे कंधों पर लाद कर गांव की तरफ चल पड़े। जब फरहान घर पहुंचा तो समीरा दरवाजे पर खड़ी थी। उसने अपने बेटे का जख्मी पांव देखा तो उसके मुंह से चीख निकली, हाय मेरा लाल। निजाकत बिस्तर पर लेटा यह सब सुन रहा था, मगर उसकी हालत ऐसी थी कि वो उठ भी ना सका। समीरा ने फौरन एक कपड़ा फाड़ा, फरहान के पांव पर पट्टी बांधी, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। ये क्या हो गया? वह बुदबुदाई, मगर जवाब किसी के पास ना था। निजाकत चुपचाप बिस्तर पर पड़ा रहा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। अरमान एक कोने में अपने जख्मी बाजू को पकड़े कर रहा था। घर में सन्नाटा छा गया। रात किसी तरह गुजरी, मगर किसी की आंखों में नींद न आई। सुबह हुई। सूरज की किरणें घर में दाखिल हुईं, मगर माहौल उदास था। टोंडू यानी दानिश, जो हमेशा कोने में चुपचाप बैठा रहता था, आज अपने वालिद के पास आया। उसने फटे हुए कुर्ते की आस्तीन ठीक की और धीमी आवाज में कहा, अब्बा जान, आखिर मैं भी आप ही का बेटा हूं। आप बिस्तर में बीमार पड़े हैं, मेरे दोनों भाई जख्मी हैं। ना आपसे कुछ काम हो सकता है, ना उनसे। आप मुझे इजाजत दें कि मैं जंगल जाऊं और वहां से लकड़ियां काट कर लाऊं। निजाकत ने टोंडू की बात सुनी। उसके होठों पर हल्की सी हंसी आई, मगर बुखार ने उसे कमजोर कर रखा था। उसने करवट ली और बोला, अरे टोंडू, भला तू क्या करेगा? क्या तूने बुजुर्गों की यह कहावत नहीं सुनी कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, जंगल से लकड़ियां काट कर लाना कोई आसान काम है क्या? निजाकत की आवाज में तंज था, मगर टोंडू ने नजरें नीची रखीं। उसने धीरे से जवाब दिया, यह ठीक है अब्बा जान,
कि मैं कमज़ोर हूँ मगर बेहिम्मत नहीं हूँ। मैंने बुजुर्गों की यह कहावत सुनी है कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। इस हालत में आपकी खिदमत करना मेरे लिए ज़रूरी है। मैं दिलो जान से आपकी खिदमत करूँगा। इसके लिए अगर मुझे कोई तकलीफ़ भी बर्दाश्त करनी पड़ी तो करूँगा। बस आपसे इतनी दरख्वास्त है कि मुझे जंगल जाने और लकड़ियाँ काट कर लाने की इजाज़त दे दें। निज़ाकत बिस्तर पर लेटा अपने छोटे बेटे को देख रहा था। उसकी आंखों में थकान थी, मगर दानिश की जिद देखकर उसे हल्का सा गुस्सा भी आया। उसने करवट बदली और कमज़ोर आवाज़ में कहा, दानिश, तू वाकई दानिश है जो बेकार की जिद ठान रहा है। यह काम अभी तेरे बस का नहीं। तेरी उम्र ही क्या है, अभी तो तू बच्चा है। एक अजीब सी राहत थी। अभी वह थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसे वहीं बूढ़ा मिला जो अरमान और फरहान से रास्ते में टकराया था। बूढ़ा छोटा सा, कमर झुकी हुई और चेहरा धूप से झुलसा हुआ लग रहा था। उसने दानिश को देखते ही कांपती आवाज में कहा, बेटे, मैं कई दिनों का भूखा हूं। मेरी मदद कर, मुझे रोटी का एक टुकड़ा ही दे दो। दानिश ने बूढ़े की तरफ देखा। उसकी आंखों में हमदर्दी जागी। वो बोला, बाबा जी, वाकई आप मुझे भूखे मालूम होते हैं, मगर अफसोस मेरे पास खाने को कोई अच्छी चीज नहीं। मेरे थैले में एक सूखी सी रोटी है और केतली में पानी के सिवा कुछ नहीं। अगर यह आपको पसंद हो तो शौक से खा लें। यह कहते हुए उसने थैला खोला, मगर जो उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। थैले में सूखी रोटी की जगह एक बड़ा सा केक पड़ा था, नरम, सुनहरा और खुशबूदार। फिर उसने केतली का ढक्कन उठाया तो उसमें पानी की जगह गाढ़ा मीठा दूध भरा था। दानिश हैरान होकर बुदबुदाया, ये मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। मेरी सूखी रोटी केक बन गई। बूढ़े ने दानिश के बजाय नजर आ रहा है। उसकी झुर्रियों भरी आंखों में चमक आ गई। वह बोला, बेटे, यह ख्वाब नहीं, हकीकत है। तेरी सूखी रोटी केक में बदल गई और केतली का पानी दूध बन गया। तूने मेरे हाल पर हमदर्दी दिखाई, अपनी गरीबी में भी मुझे देने को तैयार हुआ, इसलिए तुझे फौरन इस अच्छाई का बदला मिला। दानिश ने बूढ़े को केक का टुकड़ा तोड़ा और दूध पिलाया। बूढ़ा खाता रहा और उसका चेहरा सुकून से भर गया। खाना खिलाने के बाद दानिश आगे बढ़ने को हुआ, मगर बूढ़े ने उसे रोका। बेटे, उसने कहा, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना खिलाया। तूने मेरे साथ अच्छाई की, लाजिम है कि मैं भी तेरे साथ अच्छाई करूं। इधर मेरे साथ आ। दानिश बूढ़े के पीछे हो लिया। बूढ़ा उसे जंगल की गहराई में ले गया। वहां घने पेड़ों के बीच एक पुराना दरख्त खड़ा था। बूढ़ा रुक गया और बोला, बेटे, जब मैं यहां से चला जाऊं तो इस पेड़ को जड़ से काट डालना। इसकी जड़ में तुझे एक ऐसी चीज मिलेगी जो तूने पहले कभी नहीं देखी। वह चीज तेरे बहुत काम आएगी, और क्या, जब उसकी वजह से तेरी जिंदगी भी संवर जाए। यह कहकर बूढ़ा मुड़ा और जंगल में गायब हो गया। दानिश का दिल जोश से भर उठा। वो उस दरख्त के पास खड़ा रहा जब तक बूढ़ा उसकी नजरों से ओझल ना हो गया। फिर उसने कुल्हाड़ी उठाई, दोनों हाथों से मजबूती से थामी और दरख्त की जड़ पर वार करना शुरू किया। उसकी उम्र भले कम थी, उसका बदन भले कमजोर था, मगर हिम्मत उसमें बेइंतहा थी। कुल्हाड़ी बार बार लकड़ी से टकराई। पसीना उसकी पेशानी से टपकने लगा, मगर वह रुका नहीं। आखिरकार एक जोरदार वार के साथ दरख्त जड़ से कटकर जमीन पर जा गिरा। दानिश ने हांफते हुए जड़ की तरफ देखा और उसकी सांसें थम गईं। वहां जड़ के नीचे एक खूबसूरत बड़ी सी काली मुर्गी बैठी थी। उस मुर्गी का रंग बिल्कुल काला था, लेकिन पर सुनहरे थे जो धूप में चमक रहे थे। दानिश उस काली मुर्गी को देखता रहा जो जड़ के नीचे से निकली थी। उसका रंग गहरा काला था, मगर पर सुनहरे। वो हैरान खड़ा सोचने लगा, यह तो दुनिया भर से निराली है। ऐसी मुर्गी मैंने ना देखी ना सुनी। क्यों ना इसे करीबी शहर ले जाऊं और बेच डालूं। मुझे यकीन है यह भारी कीमत में बिकेगी। फिर हमारी जिंदगी बदल जाएगी। अब्बा जान को लकड़ियां काटने की मेहनत ना करनी पड़ेगी और हम गरीबी से निकल आएंगे। उसका दिल जोश से भर उठा। उसने आगे बढ़कर मुर्गी को उठाया। वो हल्की थी, मगर उसके परों की चमक ऐसी कि आंखें चौंधियां जाएं। दानिश ने मुर्गी को लिया और तेज कदमों से करीबी शहर की सिमत चल पड़ा। शहर दूर था, पगडंडी पर धूल उड़ रही थी और सूरज ढलने को था। दानिश जल्दी जल्दी चलता गया। उसकी सांसें तेज थीं, मगर वह रुका नहीं। उसे उम्मीद थी कि शहर पहुंचते ही वह मुर्गी को बेच देगा। मगर जब वह शहर की सरहद पर पहुंचा तो रात का अंधेरा छा चुका था। गलियां सुनसान थीं, दुकानें बंद और बाजार में सन्नाटा पसरा था। चारों तरफ सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज थी। दानिश ने इधर उधर देखा।
मगर कोई खरीदार कहाँ से मिलता। वह पहले कभी शहर नहीं आया था, न उसे रास्ते मालूम थे, न कोई जान पहचान थी। वापस गांव लौटना भी मुमकिन न था, क्योंकि रात गहरी हो चुकी थी। थकान से उसका बदन टूट रहा था। उसने सोचा कहीं रुकना पड़ेगा। तभी उसे एक सराय दिखी, लकड़ी का पुराना दरवाज़ा, और बाहर एक मशाल जल रही थी। वो सराय वाले के पास गया। सराय वाला मोटाजा आदमी था, दाढ़ी सफ़ेद और आंखों में चालाकी। दानिश ने कहा, जनाब, मैं यहाँ परदेसी हूँ, इस शहर में मेरा कोई वाकिफ़ नहीं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी सराय में रात गुजार लूँ, जो किराया होगा मैं अदा कर दूंगा। सराय वाले ने उसे ऊपर से नीचे देखा, फिर हंसते हुए बोला, आ भाई, आजा। ये सराय तो हमने तुम जैसे मुसाफिरों के लिए ही खोल रखी है। बड़ी खुशी से यहाँ रात बसर कर दानिश ने राहत की सांस ली। मगर तभी सराय वाले की नज़र उसकी मुर्गी पर पड़ी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बोला, ए लड़के, ये कैसा परिंदा है तेरे पास? दानिश ने मुर्गी के सुनहरे परों पर हाथ फेरते हुए कहा, जनाब, यह काली मुर्गी है। ऐसी मुर्गी आपने आज तक ना देखी होगी। इसके पर सोने जैसे हैं। देखो कैसे प्यारे प्यारे लगते हैं। ये जमाने भर से जुदा है। सराय वाला हैरान खड़ा रहा। उसने मुर्गी को गौर से देखा और बुदबुदाया, मुझे तो यह कोई जादू का खेल मालूम होता है बेटियों। यह अजीबोगरीब काली मुर्गी, देखो, इसका रंग काला है, मगर पर सोने के हैं। देखो कैसे चमकते हैं। लड़कियों ने मुर्गी को देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। बड़ी बेटी सीमा बोली, क्या प्यारी मुर्गी है? मंझली नाजो मुस्कुराते हुए बोली, इसके पर तो बहुत खूबसूरत हैं। छोटी रुखसाना ने दानिश की तरफ देखकर कहा, तू तो बड़ा तेज है जो तुझे यह मुर्गी मिली। तीनों बहनें मुर्गी की तारीफ करती रहीं, फिर हंसते बात करते अपने कमरे में लौट गईं। सराय वाले ने दानिश से कहा, मुर्गी को उस कमरे में रख दे और तू यहां सो जा। दानिश ने मुर्गी को एक छोटे अंधेरे कमरे में रखा, जहां सिर्फ एक टूटी चारपाई थी। फिर वह दूसरे कमरे में गया। थकान ऐसी थी कि चारपाई पर लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। उसकी सांसें बराबर चलने लगीं और वह सपनों की दुनिया में खो गया। मगर उधर सराय में सन्नाटा टूटने वाला था। रात गहराई और सराय वाले की बड़ी बेटी सीमा के दिल में लालच जाग उठा। वह अपने कमरे में लेटी सोच रही थी, यह सुनहरी पर वाली बड़ी सी काली मुर्गी कितनी कीमती है। क्यों ना इसका एक पर नोच लूं, उसे अपने बालों में लगा लूंगी या जेवर बनवा लूंगी। एक पर की किसी को क्या खबर पड़ेगी। उसका मन बेकाबू हो गया। उसने बिस्तर से उठकर एक मोमबत्ती जलाई। उसकी पीली रोशनी में उसने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए और मुर्गी वाले कमरे की तरफ चल पड़ी। कमरे का दरवाज़ा खुला था। अंदर अंधेरा था। सिवाय मोमबत्ती की हल्की रोशनी के सीमा ने मोमबत्ती जमीन पर रखी और मुर्गी की तरफ बढ़ी। वह सो रही थी। उसके सुनहरे पर चमक रहे थे। सीमा ने धीरे से हाथ बढ़ाया और एक पर नोचने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसका हाथ मुर्गी को छुआ, एक अनोखा तमाशा हुआ। उसका हाथ मुर्गी के साथ चिपक गया, ऐसे जैसे लेव से दो कागज जोड़ दिए जाए। सीमा घबरा गई। उसने हाथ खींचने की कोशिश की, मगर वह हिला भी ना सका। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने चीख कर अपनी बहन को पुकारा, नाजो, जरा आ, मेरा हाथ छोड़ा। नाजो अपनी चारपाई से उछलकर उठी। सीमा की घबराई आवाज सुनकर भागती हुई कमरे में दाखिल हुई तो मोमबत्ती की हल्की रोशनी में उसने अपनी बहन सीमा को देखा। सीमा का हाथ मुर्गी से चिपका हुआ था और उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। नाजो ने घबराकर पूछा, क्या बात है सीमा, ये क्या हो रहा है? सीमा ने सख्त घबराहट में जवाब दिया, अरे बात क्या पूछती है, जरा आ, मेरा हाथ इस मुर्गी से छोड़ा, ये मुझे छोड़ ही नहीं रही ना। जो आगे बढ़ी उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा शायद सीमा का हाथ बस फंस गया होगा। उसने अपनी बहन का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसका हाथ सीमा को छुआ, वह भी उसी तरह चिपक गया। नाजो का हाथ सीमा के साथ जुड़ गया और अब वह दोनों मुर्गी से बंधी थी। नाजो डर के मारे चीख पड़ी, हाय, कोई आओ, हमें इस मुर्गी से छुड़ाओ, हमें बचाओ, वरना हम मर जाएंगे। इसने हमें पकड़ लिया है, हमारी मदद करो। दोनों बहनें चीखती पुकारती रहीं। उनकी आवाजें कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजने लगीं। सन्नाटे में उनकी चीखें दूर तक फैल गईं। तीसरी बहन शाली, जो अपने कमरे में सो रही थी, यह शोर सुनकर जाग उठी। उसकी नींद टूटी और वह बिस्तर से उछलकर बाहर निकली। यह क्या माजरा है, उसने सोचा और दौड़ती हुई मुर्गी वाले कमरे की तरफ आई। मोमबत्ती की रोशनी में उसने देखा सीमा और नाजो मुर्गी के पास खड़ी थी।
उनके हाथ चिपके हुए और चेहरे पर खौफ छाया था। शाली को लगा कि दोनों मुर्गी के सुनहरे पर नोच रही हैं। उसका दिल ललचाया। वह सोचने लगी, ये दोनों इसका फायदा उठा रही हैं, मैं क्यों पीछे रहूं। शाली आगे बढ़ी, मगर सीमा और नाजो ने एक साथ चिल्लाकर उसे रोका। शाली, हमें हाथ मत लगाना, वरना यह मुर्गी तुझे भी पकड़ लेगी। मगर शाली ने उनकी बात पर कान ना दिया। उसने हंसते हुए कहा, वाह, मुर्गी के सुनहरे पर तुम नोच रही हो और मैं अपना हिस्सा ना वसूल करूं, ऐसा कैसे चलेगा। उसने नाजो का हाथ पकड़कर खींचा, मगर अगले ही पल उसका हाथ भी चिपक गया। अब तीनों बहनें मुर्गी से जुड़ी थीं। शाली भी डर के मारे चीख उठी, हाय, ये कैसी मुसीबत है, मेरा हाथ अलग नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं। तीनों रोने लगी। उनकी आवाजें मिलकर एक अजीब सा शोर बन गई, जो रात के सन्नाटे को चीर रही थी। उधर दानिश अपने कमरे में गहरी नींद सो रहा था। जंगल की मेहनत और लंबा सफर उसे थका चुका था, मगर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उसकी आंख खुली। उसने चारपाई से उठकर हाथ मुंह धोया, फिर सोचा, मुर्गी को देख लूं, फिर शहर में बेचने चलूंगा। वो मुर्गी वाले कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खुलते ही उसने जो मंजर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सीमा, नाजो और शाली तीनों फर्श पर बैठी थीं। उनके हाथ उसकी बड़ी काली मुर्गी से चिपके हुए, आंखें लाल और चेहरों पर आंसुओं के निशान, वो बराबर रोए जा रही थीं। दानिश हैरान होकर बोला, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो और मेरी मुर्गी को क्या कर रही हो। सीमा ने रोते हुए जवाब दिया, जरा पास आकर देख, तेरी मुर्गी ने क्या तमाशा किया है। इसने हम तीनों को पकड़ रखा है और छोड़ नहीं रही। इससे कह कि हमें आज़ाद करें, वरना हम गम के मारे रो रो कर मर जाएंगे। दानिश उनकी बात सुनकर कुछ पल सोच में पड़ गया। उसने मुर्गी की तरफ देखा। वो चुपचाप बैठी थी। उसके सुनहरे पर अब भी चमक रहे थे, मगर अभी वह कुछ जवाब दे पाता। तभी सराय वाला कमरे में दाखिल हुआ। अपनी बेटियों को इस हाल में देखकर उसका गुस्सा भड़क उठा। वह दानिश की तरफ मुड़ा और चिल्लाया, अरे शैतान, कहीं के यह क्या हरकत है। बज़ाहिर तो तू बड़ा भोला और सीधा साधा लगता है, मगर तेरे इरादे खतरनाक नजर आते हैं। बता, क्या शरारत कर रहा था। दानिश ने नजरें उठाकर सराय वाले को देखा। उसकी आवाज में ना डर था ना गुस्सा। वो शांत लहजे में बोला, जनाब, मेरे इरादे तो कुछ भी नहीं। मैं मुर्गी को यहाँ रखकर अपने कमरे में सोने गया था। अब सुबह आया हूं तो यह मंजर देख रहा हूं। इन तीनों का जो हाल हुआ, उसकी कोई वजह होगी। मेरे ख्याल से यह अपने दिल में लालच लाई होंगी। मुर्गी को चुराने या इसके पर नोचने के लिए रात को यहाँ आई होंगी। इस लालच की उन्हें यह सज़ा मिली कि मुर्गी के साथ चिपक कर रह गई। इसमें मेरी कोई खता नहीं, कसूर इनका अपना है। अब मुझे मुर्गी को लेकर जाना है। यह कहते हुए दानिश ने मुर्गी को लिया और बाहर की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही वह चला, एक अजीब नज़ारा हुआ। सीमा, नाजो और शाली भी उसके साथ खींचने लगी। उनके हाथ मुर्गी से चिपके थे और वह मजबूरन दानिश के पीछे पीछे चल पड़ी। तीनों रोती चिल्लाती रहीं, हाय, हमें छोड़ दो। मगर अब क्या हो सकता था। सराय वाला यह सब देखता रहा। उसकी बेटियां दानिश के साथ सराय से बाहर निकल गईं। वह मारे अफसोस के गुमसुम खड़ा रह गया। उसका मुंह लटक गया और आंखों में पछतावा चमकने लगा। दानिश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो मुर्गी को लिए शहर की गलियों की तरफ बढ़ता चला गया और तीनों बहनें उसके साथ खींचती गईं। सूरज अब ऊंचा चढ़ आया था और यह अनोखा नजर सब उचक उकच कर देख रहे थे। तभी एक बूढ़े की नजर उन पर पड़ी। वह सड़क किनारे अपनी छड़ी टेकता हुआ चल रहा था। उसने दानिश को देखा, फिर उसकी पीछे लगी लड़कियों पर नजर डाली। उसकी भवें सिकुड़ गईं। वो सोचने लगा, यह सराय वाले की बेटियां तो बड़ी अच्छी और शरीफ लड़कियां हैं। आज इन्हें क्या हो गया जो इस लड़के के पीछे चली जा रही हैं। उसका दिल बेचैन हो उठा। उसने तेज आवाज में पुकारा, अरे सीमा, अरे नाजो, अरे शाली, ये तुम कहाँ जा रही हो, वापस आ जाओ। मगर दानिश ने उसकी बात पर जरा भी ध्यान ना दिया। वह अपने रास्ते पर चलता रहा और तीनों बहनें मजबूरन उसके साथ खींचती गईं। बूढ़ा यह देखकर परेशान हो गया। उसने ठान लिया, इन लड़कियों को इस लड़के के साथ नहीं जाने दूंगा। वो अपनी छड़ी जमीन पर पटकता हुआ आगे बढ़ा। उसकी सांसें फूल रही थीं, मगर वह रुका नहीं। पास पहुंचकर उसने शाली का हाथ पकड़कर खींचा, मगर जैसे ही उसका हाथ शाली को छुआ, वह भी उसी तरह चिपक गया। बूढ़ा घबरा उठा। उसने चिल्लाकर कहा, अरे ये क्या हो गया, मेरा हाथ अलग नहीं हो रहा। उसने जोर लगाया, मगर कुछ ना हुआ। अब वो भी मजबूरन दानिश के पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर आगे एक उस्ताद का गुजर हुआ। वो किताबें बगल में दबाए कुछ बुदबुदाता हुआ जा रहा था।
उसकी नज़र इस अजीब काफिले पर पड़ी। दानिश आगे, मुर्गी बगल में, और उसके पीछे 3 लड़कियां और एक बूढ़ा उस्ताद हैरान रह गया। वह सोचने लगा, यह क्या माजरा है? कहीं इन पर कोई जिन्न तो नहीं चढ़ गया? उसकी उत्सुकता बढ़ी। वो तेज कदमों से आगे बढ़ा और बूढ़े के कंधे पर हाथ रखकर बोला, बड़े मियाँ, यह क्या बात है? मगर जैसे ही उसका हाथ बूढ़े को छुआ, वो भी चिपक गया। उस्ताद डर के मारे चीख उठा, अरे मैं मर गया, बचाओ, मुझे छुड़ाओ। उसने हाथ झटका, मगर वह हिला भी न सका। पास के एक खेत में 2 किसान काम कर रहे थे। एक कुदाल से मिट्टी खोद रहा था, दूसरा फावड़ा चलाए पौधों को पानी दे रहा था। उस्ताद की चीख सुनकर दोनों चौंक गए। उन्होंने औजार फेंके और उसकी मदद के लिए दौड़े। कोई मुसीबत में है, दोनों ने सोचा। पास पहुंचकर उन्होंने उस्ताद का कोट पकड़ा और खींचा, मगर अगले ही पल दोनों भी चिपक गए। अब वह भी अपने हाथ ना छुड़ा सके। मजबूरन वह सब दानिश के पीछे पीछे चलने लगे। आगे आगे दानिश और उसकी मुर्गी, और उसके पीछे 7 लोग, 3 बहनें, एक बूढ़ा, एक उस्ताद और 2 किसान, एक अजीब सिलसिला बनाकर चलते गए। सारा दिन वह इसी तरह चलते रहे। धूप तेज हुई, फिर ढल गई। पैर थक गए, मगर रुकना मुमकिन ना था। शाम के करीब वह एक नए शहर में दाखिल हुए। शहर की गलियां साफ सुथरी थीं। मिट्टी के घरों की छतों पर लोग खड़े थे। खिड़कियां खुली और भीड़ जमा हो गई। सब हैरान होकर इस तमाशे को देख रहे थे। यह क्या नज़ारा है? कोई हंस रहा था, कोई डर रहा था। बच्चे उछल उछलकर शोर मचा रहे थे। दानिश आगे बढ़ता रहा और उसका काफिला पीछे खींचता गया। सीमा की हिम्मत अब जवाब दे रही थी। उसके पैर कांप रहे थे और आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए दानिश से कहा, आखिर तू कब तक हमें यूं घसीटता रहेगा? हम बहुत थक गए हैं। शाम भी हो गई है। हमारे हाल पर तरस खा और आगे जाने के बजाय यहीं ठहर जा। दानिश ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज में दर्द था और चेहरा थकान से लटक रहा था। दानिश बोला, बहुत अच्छा, तुम फिक्र ना करो, हम यहीं ठहर जाएंगे। चलो, किसी सराय की तरफ चलते हैं, वहां रात बसर करेंगे। दानिश ने एक सराय देखी। उसका दरवाज़ा लकड़ी का था और बाहर एक लाल टेन टिमटिमा रही थी। वह अपने काफिले को लिए वहां पहुंचा। सराय वाला बाहर खड़ा कपड़ा बांध रहा था। दानिश ने कहा, मियाँ, हम मुसाफिर हैं, क्या हम रात भर के लिए यहाँ ठहर सकते हैं? सराय वाले ने उसे देखा, फिर उसके पीछे के 7 लोगों पर नजर डाली। वो मुस्कुराया और बोला, आओ भाई, आओ, ये सराय तो मुसाफिरों के आराम के लिए ही खोल रखी है। अंदर आ जाओ, तुम्हें खाना भी मिलेगा और बिस्तर भी। दानिश और उसका काफिला अंदर दाखिल हुआ। वो जिस तरतीब से मुर्गी से चिपके थे, उसी तरह आगे पीछे बैठ गए। सराय वाला उन्हें देखता रहा। उसकी आंखों में हैरानी थी। वो बोला, तुम्हारा यह काफिला तो बहुत अनोखा है। ऐसा मालूम होता है कि तुम अपनी जिंदगी आजमाने आए हो और यहाँ की शहजादी को हंसाने की कोशिश करने। दानिश ने उसकी बात सुनी, मगर समझ न आया। उसने पूछा, शहजादी को हंसाने की बात मेरी समझ में नहीं आई। मियाँ, जरा साफ साफ बताओ कि क्या माजरा है? यहाँ की शहजादी को क्या हुआ है? सराय वाला हंस पड़ा। उसने लालटेन की रोशनी में अपनी दाढ़ी खुजाई और बोला, भाई, यह बहुत दिलचस्प किस्सा है। रात लंबी है और तुम थके हुए हो। बैठो, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। दरअसल हमारे यहाँ की जो शहजादी है, वह हंसती ही नहीं है। उसके बाप बादशाह ने यह ऐलान किया है कि जो शहजादी को हंसाएगा, उससे शहजादी की शादी हो जाएगी और उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। दानिश उस रात सराय के कमरे में बिस्तर पर लेटा था, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सराय वाले की बातें उसके जहन में गूंज रही थीं। बादशाह की इकलौती बेटी शहजादी, जो हर वक्त गमगीन रहती थी, जिसके चेहरे हंसी का नामो निशान तक ना था। ना कोई कहानी, ना कोई जोक, ना ही कोई तमाशा उसे खुश कर पाया था। सयाने, हकीम, जादू टोने वाले सब ने अपने अपने नुस्खे आजमाए, मगर शहजादी की उदासी पर जैसे किसी ने पक्का ताला जड़ दिया हो। दानिश के दिल में एक ख्याल कौंधा। उसने अपने अनोखे काफिले की तरफ देखा। एक बड़ी सी काली मुर्गी, जिसके साथ 7 लोग चिपके हुए थे, और वह खुद, जो इस अजीबोगरीब मंजर का सरगना था। क्या पता, उसने सोचा, यह नज़ारा शहजादी के चेहरे पर हंसी ले आए। अगर ऐसा हुआ तो न सिर्फ मेरा नाम होगा, बल्कि शहजादी से शादी का मौका भी मिल सकता है। सारी रात वह इन्हीं ख्यालात में डूबता उतर आता रहा। कभी उसे यकीन होता कि उसका काफिला इतना लाजवाब है कि शहजादी को हंसी जरूर आएगी, तो कभी दिल में शक का कांटा चुभता कि कहीं वह भी नाकाम ना हो जाए। सुबह की पहली किरण के साथ ही
उसका जोश फिर से जाग उठा। उसने काली मुर्गी को लिया और चल दिया। दानिश का रुख अब सीधा शाही महल की सिमत था। महल का दरवाजा जैसे ही नजर आया, वहां खड़ा पहरेदार उसे देखते ही ठट्ठाकर हंस पड़ा। आओ आओ मियाँ, उसने हंसते हंसते कहा। मैं समझ गया हूं तुम यहां क्यों आए हो। यह नज़ारा तो ऐसा है कि जो देखे हंसते हंसते लौटपोट हो जाए। चलो, मैं तुम्हें बादशाह सलामत के सामने ले चलता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि वह इसे देखकर खुश हो जाएंगे। पहरेदार की बातों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे पहले से ही दानिश की कामयाबी का अंदाजा हो। उसने जल्दी से अंदर जाकर बादशाह को खबर दी। बादशाह सलामत एक लड़का आया है, कहता है शहजादी को हंसाने की कोशिश करेगा। उसके साथ ऐसा काफिला है कि देखने वाला देखता ही रह जाए। बादशाह ने बिना वक्त गवाए हुक्म दिया, फौरन उसे हमारे सामने पेश करो। पहरेदार ने दानिश और उसके साथियों को दरबार में ले जाकर हाजिर किया। जैसे ही दानिश ने कदम रखा, उसने बड़े अदब से बादशाह को सलाम किया, फिर अपनी आवाज में यकीन और हौसला भरते हुए बोला, बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो। मैं आपका ऐलान सुनकर अपनी जिंदगी आजमाने आया हूं। इजाजत हो तो मैं अपने हुनर से शहजादी को हंसाने की कोशिश करूं। मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा। बादशाह की नज़र दानिश पर पड़ी, फिर उसके काफिले पर गई। एक पल को तो वह खुद भी हक्का बक्का रह गया। दानिश के साथ एक काली मुर्गी थी, जिसकी चमक और खूबसूरती देखकर आंखें ठहर गईं, और उस मुर्गी के साथ 7 आदमी एक दूसरे से चिपके हुए, जैसे कोई अजीब सा तमाशा हो। बादशाह के होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने कहा, वाह, यह नज़ारा तो वाकई लाजवाब है। इस लड़के के साथ ऐसी मुर्गी है जो आज तक किसी ने ना देखी होगी, और फिर इसके साथ साथ आदमी एक दूसरे से चिपके हुए। यह मंजर तो हंसी लाने के लिए काफी है। अगर इसे देखकर भी शहजादी को हंसी ना आई, तो फिर शायद वह सारी उम्र गमगीन ही रहेगी। बादशाह ने फौरन शहजादी को बुलवाया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें उस दरवाजे पर टिक गईं जहां से शहजादी को आना था। दानिश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह सोच रहा था, बस अब वह पल आ गया जिसके लिए मैं यहां तक आया हूं। तभी शहजादी दरबार में दाखिल हुई। उसका चेहरा उदास था, आंखें नीची और कदम भारी। उसने जैसे ही नजर उठाई और दानिश के काफिले को देखा, एक पल को वह ठिठक गई। उसकी आंखें काली मुर्गी पर पड़ीं, फिर उन 7 आदमियों पर जो एक अजीब से ढेर की शक्ल में खड़े थे, और फिर वह हुआ जिसकी किसी को उम्मीद ना थी। शहजादी के होठों पर एक हल्की सी हंसी उभरी। पहले तो वह बस एक मुस्कान थी, मगर अगले ही पल उसने एक जोरदार कहकहा लगाया। उसकी हंसी दरबार की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। वह हंसती रही, जैसे उसके दिल का सारा बोझ एकदम से हल्का हो गया हो। हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए, और वह इतना हंसी कि लगने लगा जैसे अब वह कभी रुकेगी ही नहीं। बादशाह ने अपनी बेटी को इस तरह हंसते देखा तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। दरबार में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर मुस्कान तैरने लगी। यह वह पल था जिसका बादशाह को बरसों से इंतजार था। इधर जो 7 लोग मुर्गी के साथ चिपके हुए थे, वह एक एक करके मुर्गी से अलग हुए और उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। दानिश ने काली मुर्गी को सीमा नाजो और शाली के हवाले कर दिया। उसने कहा, यह मुर्गी अब तुम्हारी है, इसे अपने साथ ले जाओ। सीमा नाजो, शाली, बूढ़ा उस्ताद और दोनों किसान जो इस अजीब सिलसिले का हिस्सा बने थे, अब आज़ाद थे। वे खुशी खुशी अपने अपने घरों की सिम रवाना हो गए। सराय वाले की बेटियां तो सबसे ज्यादा मसरूर थीं, क्योंकि काली मुर्गी अब उनकी हो चुकी थी। दानिश खड़ा था, बादशाह की तरफ देख रहा था। उसने बादशाह की शर्त को पूरा कर दिखाया था। शहजादी के चेहरे पर हंसी लाने का मुश्किल काम कर दिखाया था, जो बरसों से किसी के बस में न था। अब वह बादशाह के मुंह से उस ऐलान का इंतजार कर रहा था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। शहजादी से शादी का ऐलान। मगर दरबार में सन्नाटा था। बादशाह की आंखों में वह चमक न थी जो एक वादा पूरा होने की खुशी में होनी चाहिए। उसकी भवें सिकुड़ी हुई थीं और चेहरा गंभीर। बादशाह के दिल में कुछ और ही उथल पुथल मची थी। वह सोच रहा था, हाँ, इस लड़के ने शहजादी को हंसाया, जरूर है, मगर यह क्या मेरी बेटी का जोड़ा है। इसका लिबास देखो, फटा पुराना सादा सना। इसके पास कोई जागीर है न कोई रुतबा। मैं इतना बड़ा बादशाह अपनी इकलौती बेटी की शादी ऐसे मामूली लड़के से कैसे कर दूं? यह तो मेरे शाही खानदान की तौहीन होगी। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। कोई ऐसी तरकीब निकालनी होगी कि यह शादी टल जाए और मेरा वादा भी जाहिर में टूटा ना लगे। इधर दानिश का सब्र जवाब दे रहा था,
वह बादशाह की खामोशी से बेचैन हो उठा। उसने एक बार फिर बड़े अदब से कहा और अपनी आवाज में हौसला भरते हुए कहा, बादशाह सलामत का इकबाल सदा बुलंद रहे। मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है। शहजादी के चेहरे पर हंसी लाने का काम मैंने अंजाम दे दिया। अब आप भी अपने वादे को पूरा करें और शहजादी की शादी मुझसे कर दें, जैसा आपने ऐलान किया था। बादशाह ने दानिश की बात सुनी, मगर उसकी आंखों में एक चालाकी सी झलकी। वह बोला, अरे दानिश, तुमने शर्त तो पूरी की, मगर अभी तुम हमारी शहजादी के लायक कहाँ हुए? पहले अपने आप को इस काबिल साबित करो कि तुम शहजादी के शौहर बनने का हक रखते हो, तब जाकर हम कोई फैसला करेंगे। दानिश के दिल में जैसे बिजली सी कौंधी। उसने बड़े अदब से पूछा, अब आप मुझसे और क्या चाहते हैं? बताइए, मैं वह काम भी पूरा करके दिखाऊंगा। उसकी आवाज में ना हताशी थी ना गुस्सा, बस एक अजीब सा यकीन था जो बादशाह को भी थोड़ा हैरान कर गया। बादशाह ने एक पल को अपनी दाढ़ी सहलाई, कुछ सोचा और फिर बोला, ठीक है, सुनो, तुम्हें अब ये काम करना है। जाओ और ऐसा शख्स लेकर आओ जो एक बार में पूरे 100 मन दूध पीकर दिखाए। जब तक तुम ऐसा कोई आदमी ना लाओ, मेरे सामने अपनी शक्ल मत दिखाना। यह सुनकर दानिश का चेहरा एक पल को स्याह पड़ गया। 100 मन दूध, यह तो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई पहाड़ पी सकता था। मगर उसने अपने जज्बात को काबू में रखा और बिना एक लफ्ज बोले दरबार से बाहर निकल गया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। ऐसा आदमी कहाँ से मिलेगा? ये तो बादशाह की चाल है ताकि वह अपने वादे से मुकर जाए। मगर मैं हार नहीं मानूंगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। चलते चलते उसे अचानक उस जंगल के बूढ़े की याद आई। वही बूढ़ा जिसने उसे उस दरख्त की जड़ की बात बताई थी जहां से काली मुर्गी मिली थी। दानिश ने सोचा, वह बूढ़ा जरूर कुछ ना कुछ मदद करेगा, शायद इस बार भी कोई तरकीब बता दे। यह सोचकर उसका हौसला फिर से जाग उठा। उसने उसी जंगल का रुख किया जहां उसकी जिंदगी ने पहली बार करवट ली थी। जंगल का रास्ता लंबा था और धूप तेज, मगर दानिश के कदमों में थकान न थी। वह चलता रहा जब तक कि वह उस जगह ना पहुंच गया जहां उसे काली मुर्गी मिली थी। वहां का मंजर अब भी वैसा ही था, वही पुराना दरख्त, वही जड़ और वही सन्नाटा। मगर एक चीज नई थी, वहां एक बोना सा आदमी बैठा था, सिर झुकाए और सुबकियां ले रहा था। उसकी रुलाई इतनी गहरी थी कि दानिश का दिल पसीज गया। ना जाने बेचारे को क्या सदमा पहुंचा है। उसने सोचा, जो इस तरह रो रो कर अपनी जान दे रहा है। दानिश धीरे से उसके पास गया, सलाम किया और बड़े अदब से बोला, भाई क्या तकलीफ है? क्यों इस तरह रोए जा रहे हो? अगर तुम बता सको तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। उस बौने ने दानिश की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा गम से भरा हुआ, मगर दानिश की सादगी देखकर उसे कुछ यकीन सा हुआ। उसने गहरी सांस ली और बोला, तुम मुझे भले इंसान लगते हो, इसलिए मैं अपना हाल बताता हूं। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं। बात यह है कि मुझे प्यास ने मार डाला है। मैंने पानी का एक मटका पूरा पी लिया, मगर मेरी प्यास बुझी नहीं। सोचता हूं कहीं से दूध मिल जाए तो शायद मेरे दिल को सुकून मिले, मगर इतना दूध मुझे कौन देगा? यह सुनकर दानिश का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने फौरन कहा, भाई तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी प्यास बुझाने का इंतजाम मैं करता हूं। मैं तुम्हें एक दो नहीं बल्कि पूरे 100 मन दूध पिलाऊंगा, बस मेरे साथ आओ। दानिश की बात में इतना यकीन था कि बौना आदमी एक पल को ठिठक गया। फिर बिना कुछ और सवाल किए उसने दानिश का हाथ थाम लिया। दानिश उसे लेकर तेज तेज चलने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह सोच रहा था, शायद यही वह शख्स है जिसे बादशाह ने मांगा था। अगर यह 100 में दूध पी ले तो बादशाह के पास मेरे खिलाफ कोई बहाना नहीं बचेगा। दोनों जितनी जल्दी हो सका शाही महल की सिमत रवाना हुए। जब वे दरबार में पहुंचे, दानिश ने बौने को बादशाह की खिदमत में पेश किया। बादशाह सलामत, यह बोना आपके सामने हाजिर है। इसे देखकर आप शायद इसे कोई खिलौना समझे, मगर हकीकत यह है कि यह 100 मन दूध पीकर दिखाएगा, और शायद इतना पीने के बाद भी इसकी प्यास न बुझे। बादशाह ने एक ठहाका लगाया, जैसे दानिश की बात उसे कोई मजाक लगी हो। उसने बौने को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, अरे यह क्या बात हुई? यह 2 बालिश्त का बोना 100 मन दूध पी लेगा। इसके हाथ तो चम्मच जैसे छोटे छोटे हैं और कद ऐसा कि बच्चे से ज्यादा नजर नहीं आता। यह कैसे इतना दूध पी सकता है? दानिश ने ना झिझक दिखाई ना ही गुस्सा। उसने वही अदब और यकीन बनाए रखा जो उसकी बातों में हमेशा झलकता था। बादशाह सलामत, उसने कहा, आप इस बात को मजाक ना समझें। ये बोना भले ही 2 बालिश्त का हो, मगर 100 मंद दूध पीने की कुत रखता है। बस
आप दूध का इंतजाम फरमाएं और फिर खुद नज़ारा देखें। बादशाह की आंखों में एक चमक थी। शायद वह यह देखना चाहता था कि दानिश का यह दावा कितना सच है। उसने अपने दरबारियों को इशारा किया और वे सब दानिश और बौने को लेकर शाही तोशा खाने की सिमत चल पड़े, जहां मनु दूध पहले से ही रखा हुआ था। वहां पहुंचते ही बादशाह ने बौने की तरफ देखा और थोड़ा व्यंग्य भरे लहजे में कहा, चलो मियाँ, अब दिखाओ अपनी कुव्वत, ये सारा दूध पीकर दिखाओ। बौने को जैसे बस इसी इशारे का इंतजार था। उसने बिना एक पल गवाए दूध से भरी एक भारी भरकम बाल्टी उठाई। सबकी आंखें उस पर टिकी थीं। उसने बाल्टी को मुंह से लगाया और एक ही घूंट में उसे खाली कर दिया। दरबारियों के मुंह खुले रह गए। बौना रुका नहीं। उसने दूसरी बाल्टी उठाई, उसे भी उसी रफ्तार से पी गया। फिर तीसरी, चौथी। वह बेतहाशा पीता रहा, जैसे उसकी प्यास का कोई अंत ही ना हो। बाल्टियां खाली होती गईं और तोशाखाने में दूध का ढेर कम होता गया। बादशाह और उसके दरबारी यह मंजर देखकर हक्के बक्के रह गए। उनकी आंखें हैरानी से फैल रही थीं। थोड़ी देर बाद जब तोशाखाने में दूध का एक कतरा भी बाकी ना रहा, बौना रुका। उसने अपने पेट पर हल्के से हाथ फेरा, एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी और बादशाह की तरफ देखते हुए बोला, बादशाह सलामत। यह दूध वाकई बहुत लजीज था। इसे पीकर मेरे दिल को बड़ा लुत्फ आया। मगर अगर आप इजाज़त दें तो क्या कुछ और दूध मंगवाया जा सकता है? मेरी प्यास अभी पूरी तरह बुझी नहीं। यह सुनकर बादशाह का चेहरा स्याह पड़ गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह दो बालिश्त का बोना, जिसे देखकर पहले सब हंसे थे, न सिर्फ 100 मंद दूध पी गया, बल्कि और मांग रहा था। बादशाह की चाल उलटी पड़ चुकी थी। उसने सोचा था कि दानिश इस शर्त को कभी पूरा नहीं कर पाएगा, मगर यहाँ तो नज़ारा ही कुछ और था। दानिश ने बोनी की तरफ देखा और बड़े अदब से उसका शुक्रिया अदा किया। फिर उसने उसे रुखसत किया। इसके बाद वह बादशाह के सामने आया, सलाम किया और अपनी आवाज़ में वही पुराना यकीन भरते हुए बोला, बादशाह सलामत, आपकी शर्त मैंने पूरी कर दी। अब मैं शहजादी का पूरा हकदार हूँ। मेहरबानी करके हमारी शादी का ऐलान फरमाएं। मगर बादशाह का चेहरा अब और सख्त हो चुका था। उसने दानिश की बात को हल्के में लिया और बोला, अरे, ये तो कोई आसान सा काम था। अगर तुम वाकई शहजादी के लायक हो तो कोई मुश्किल काम करके दिखाओ, तब जाकर हम तुम्हें उसका हकदार समझेंगे। यह कहकर बादशाह कुछ देर गहरे सोच में डूबा और फिर एक ऐसी शर्त रख दी जो उसके ख्याल में नामुमकिन थी। सुनो लड़के, वह बोला, अब तुम जाओ और ऐसा शख्स लेकर आओ जो रोटियों का पहाड़ खाकर दिखाए। अगर तुम ऐसा कर पाए तो हम मान लेंगे कि तुम शहजादी के लायक हो, मगर अगर ऐसा शख्स ना मिला तो फिर मेरे दरबार में कदम रखने की जुर्रत भी मत करना। यह कहकर बादशाह ने दानिश को दरबार से रुखसत कर दिया, जैसे कोई बड़ा बोझ उतार लिया हो। दानिश चुपचाप बाहर निकल गया, मगर उसके दिल में आग लगी थी। वह जानता था कि बादशाह बार बार नई शर्तें रखकर अपने वादे से मुकर रहा है, मगर हार मानना दानिश के बस में न था। उधर बादशाह ने अपनी बेटी को बुलाया और बड़े इत्मीनान से कहा, मेरी बेटी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। इस लड़के से तुम्हारी शादी अब हो ही नहीं सकती। मैंने ऐसी शर्त रख दी है जो दुनिया में कोई पूरा नहीं कर सकता। भला रोटियों का पहाड़ खाने वाला शख्स कहाँ से आएगा? मगर शहजादी का चेहरा उदास था। उसने धीमी आवाज में कहा, अब्बा जान, आपने यह ठीक नहीं किया। इंसान को अपना वादा पूरा करना चाहिए। दानिश ने आपकी हर शर्त को पूरा किया, फिर भी आप उसे और आजमाते हैं। यह इंसाफ नहीं है। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह गरज कर बोला, खामोश रहो। तुम्हारी शादी किसी मामूली लड़के से नहीं हो सकती। शहजादी सहमक कर चुप हो गई, मगर उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। उधर दानिश ने बादशाह का नया फरमान लिए। फिर से उस जंगल का रास्ता लिया जहां उसकी जिंदगी बार बार उसे खींच लाती थी। वह उसी जगह पहुंचा जहां उसे काली मुर्गी मिली थी। वहां उसने एक और बोना देखा। उसकी शक्ल से ही लगता था कि वह भूख से तड़प रहा है। उसने अपने पेट को पेटियों से कस रखा था, जैसे भूख के मारे उसका बदन जवाब दे रहा हो। दानिश ने पास जाकर बड़े अदब से पूछा, साहब, ये क्या माजरा है? आपने अपने पेट को इस तरह पेटियों से क्यों बांध रखा है? बौने ने थकी सी नजरों से दानिश को देखा और बोला, भाई, 4 दिन से मेरे पेट में एक दाना नहीं गया। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इस भूख ने मुझे मार डाला है। दानिश ने हैरानी से पूछा, सचमुच 4 दिन से आपने कुछ भी नहीं खाया? बौने ने जवाब दिया, खाना था क्या भाई?
बस 2-4 मन रबड़ी और मलाई मिली थी, मगर उससे क्या होता, इतने से तो मेरी भूख मिटती ही नहीं। यह सुनकर दानिश का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने फौरन कहा, साहब, आप मेरे साथ चलें। मैं आपके खाने का ऐसा इंतजाम करूंगा कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। आपके सामने रोटियों का एक पहाड़ होगा, आप उसे मज़े से खाएं और अपनी भूख मिटाएं। बौना पहले तो हिचकिचाया, मगर दानिश की बातों में इतना यकीन था कि वह मान गया। वह खुशी खुशी दानिश के साथ चल पड़ा। दोनों तेज कदमों से बादशाह के दरबार की तरफ चल दिए। दानिश ने उस बौने को बादशाह की खिदमत में पेश किया और बड़े अदब से मगर पूरी हिम्मत के साथ कहा, बादशाह सलामत, यह बोना आपके सामने हाजिर है। आपने रोटियों का पहाड़ खाने की शर्त रखी थी, यह आपको वह काम कर दिखाएगा। उसकी आवाज़ में ना झिझक थी ना डर, बल्कि एक अजीब सा यकीन था जो दरबार के सन्नाटे को चीर गया। बादशाह ने इस बार दानिश की बात को मजाक में नहीं लिया। पिछले 2 इम्तिहानों ने उसे सिखा दिया था कि इस सादा से लड़के को कम नहीं समझना चाहिए। उसने फौरन अपने मुल्क में हुक्म जारी किया कि जितना भी आटा मौजूद हो उसे इकट्ठा किया जाए। शहर के हर कोने से, हर गांव और कस्बे से आटे की बोरियां शाही बावर्ची खाने में जमा होने लगीं। बावर्चियों ने रात दिन मेहनत करके आटा गूंथा, तवे गर्म किए और रोटियां सेक सेक कर एक ऐसा ढेर लगाया जो सचमुच पहाड़ सा दिखने लगा। वह ढेर इतना ऊंचा था कि उसकी छाया में कई लोग खड़े हो सकते थे। जब रोटियों का यह पहाड़ तैयार हो गया, दानिश बौने को लेकर उस ढेर के पास पहुंचा। उसने बौने के कंधे पर हल्के से हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, लो साहब, अब खाएं और खूब पेट भरकर खाएं, यह मौका फिर नहीं मिलेगा। बौने ने उस ढेर को देखा और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। 4 दिन की भूख ने उसे बेकरार कर रखा था और अब सामने रोटियों का ऐसा पहाड़ था जो शायद उसकी भूख को सचमुच शांत कर सकता था। उसने बिना वक्त गवाए रोटियों पर टूट पड़ना शुरू कर दिया। वह रोटियां खाता गया, एक के बाद एक, बिना रुके। बिना थके उसकी रफ्तार ऐसी थी कि देखने वालों की आंखें थम सी गईं। बादशाह, शहजादी और सारे दरबारी पास ही खड़े थे और हर कोई इस मंजर को हैरानी से देख रहा था। 2 बालिश्त का यह बोना, जिसे देखकर पहले सबको हंसी आई थी, रोटियों के उस पहाड़ को चट कर रहा था। दोपहर से शाम होने तक वह ढेर धीरे धीरे छोटा होता गया और आखिरकार जब सूरज डूबने को था, रोटियों के पहाड़ की जगह वहां सिर्फ एक साफ मैदान बाकी था। बौना रुका। उसने अपने पेट पर हाथ फेरा और फिर एक जोरदार हंसी छोड़ी। उसने बादशाह की तरफ देखा और बोला, मियाँ, आप हैरान क्यों हो रहे हैं? अगर कुछ और रोटियां हो तो मंगवा लें। रोटियां नहीं तो चावल ही सही। मेरा पेट तो अब कुछ ठिकाने आया है, मगर अभी भी पूरी तरह भरा नहीं। उसकी बात में न शेखी थी न बनावट, बस एक सादा सी भूख थी जो शायद कभी मिटने वाली नहीं थी। बादशाह का चेहरा पीला पड़ गया। दरबारियों के मुंह से सिसकारियां निकल रही थीं। शहजादी खामोश थी, मगर उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी, जैसे उसे दानिश की इस कामयाबी पर यकीन था। दानिश ने बौने के पास जाकर उसकी पीठ ठोकी और बड़े अदब से कहा, आफरीन है साहब, अगर आप ना आते तो मैं बादशाह की यह शर्त कभी पूरी ना कर पाता। फिर उसने बौने का शुक्रिया अदा किया और उसे निहायत इज्जत के साथ रुखसत किया। बौने के जाने के बाद दानिश बादशाह के सामने आया और वही पुराना यकीन अपनी आवाज़ में भरते हुए बोला, बादशाह सलामत, आपने जो हुक्म दिया था वह मैंने पूरा कर दिखाया। आपके कहे मुताबिक मैंने 3 मुश्किल काम अंजाम दे दिए हैं। अब मेहरबानी करके अपना वादा पूरा करें और शहजादी की शादी मुझसे कर दें। मगर बादशाह का चेहरा अब और सख्त हो चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा और बेचैनी साफ झलक रही थी। वह दानिश की बात सुनकर तुरंत बोला, अरे बड़े जल्दबाज मालूम होते हो तुम। अभी तो तुमने कुछ खास किया नहीं। अगर तुम सचमुच शहजादी के हकदार बनना चाहते हो तो एक और काम करके दिखाओ। दानिश का दिल एक पल को बैठ गया, मगर उसने अपने जज्बात को काबू में रखा और पूछा, बादशाह सलामत, अब कौन सा काम है जो मुझे करना होगा? बादशाह ने एक पल को रुका, फिर कुछ सोचकर बोला, हमारी ये ख्वाहिश है कि हमें एक ऐसा जहाज मिले जो खुश्की और पानी दोनों पर चल सके। तुम जाओ और ऐसा जहाज लेकर आओ, मगर जब तक तुम ऐसा जहाज ना ला सको, हमारे सामने अपनी शक्ल दिखाने की जुर्रत मत करना। यह कहकर बादशाह ने दानिश को दरबार से रुखसत कर दिया। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी, जैसे उसने इस बार दानिश को ऐसी शर्त में फंसा दिया हो जिससे निकलना नामुमकिन था। वह अपने दिल में खुश हो रहा था, सोच रहा था, भला ऐसा जहाज कहाँ मिलेगा जो खुश्की और पानी दोनों पर चल सके।
इस बार यह लड़का जरूर हार जाएगा और मेरी बेटी की शादी इस मामूली से लड़के से होने का खतरा हमेशा के लिए टल जाएगा। दानिश का दिल भारी था, मगर हौसला अभी टूटा नहीं था। बादशाह का नया हुक्म एक ऐसा जहाज लाने का जो खुश्की और पानी दोनों पर चल सके, उसके जहन में बार बार गूंज रहा था। यह शर्त सुनने में जितनी अजीब थी, करने में उतनी ही नामुमकिन लग रही थी। मगर दानिश ने ठान लिया था कि वह इस बार भी हार नहीं मानेगा। उसने एक बार फिर उस जंगल का रास्ता लिया जो अब तक उसकी हर मुश्किल का गवाह बन चुका था। वह तेज कदमों से चलता रहा, जब तक कि वह उस पुराने दरख्त के पास न पहुंच गया जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। जैसे ही उसने नजर उठाई, उसका दिल खुशी से धड़क उठा। वहां वही बूढ़ा बैठा था जिसने उसे कभी काली मुर्गी का रास्ता बताया था। उसकी झुर्रियों भरी शक्ल, सादा सी चादर और आंखों में वही पुरानी चमक, सब कुछ वैसा ही था। दानिश ने झट से आगे बढ़कर बड़े अदब से कहा, बाबा जी, कितना अच्छा हुआ कि आप मिल गए। मेरे ऊपर एक सख्त मुश्किल आ पड़ी है, मेरी मदद कीजिए। बूढ़े ने दानिश की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। बोल बेटा, क्या बात है? उसने पूछा। दानिश ने अपने दिल का सारा बोझ उड़ेल दिया। उसने शुरू से आखिर तक सारा वाकया कह सुनाया। काली मुर्गी का मिलना, शहजादी को हंसाने की कामयाबी, 100 मंद दूध पिलाने की शर्त, रोटियों का पहाड़ खाने का इम्तिहान, और अब यह नया फरमान कि एक ऐसा जहाज लाए जो खुश्की और पानी दोनों पर चल सके। उसकी आंखें नम थीं और आवाज़ में एक गहरी बेचैनी। दानिश बोला, मैं यह काम कैसे करूं? ऐसा जहाज तो मैंने कभी सुना भी नहीं। मेरी यह मुहिम पूरी कैसे होगी? बूढ़े ने दानिश की बात ध्यान से सुनी। फिर उसने गहरी सांस ली और धीमे मगर यकीन भरे लहजे में कहा, बेटा, तुम बिल्कुल घबराओ मत। मैं तुम्हें वही जहाज बनाकर दूंगा जैसा बादशाह ने मांगा है। दानिश की आंखें हैरानी से फैल गईं। बूढ़े ने अपनी बात जारी रखी, और सुन यह भी जान ले कि 100 मंद दूध पीने वाला बोना भी मैं ही था, और रोटियों का पहाड़ खाने वाला भी मैं ही मुझे तुम्हारी। वह अच्छी बात आज तक याद है, जब तुमने मेरी भूखी हालत पर तरस खाकर मुझे रोटी खिलाई थी। उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी। तुम अच्छे दिल के हो, दूसरों के साथ भलाई करते हो, और यही वजह है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। दानिश का मुंह खुला रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह बूढ़ा जो इतना सादा सा दिखता था, इतने बड़े बड़े काम कर सकता है। मगर उसकी बातों में इतना यकीन था कि दानिश का दिल सुकून से भर गया। बूढ़े ने वक्त झाया ना किया। उसने उसी जंगल में काम शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करके लकड़ियां तराश कर, धातु को पिघलाकर और अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके उसने एक ऐसा जहाज तैयार किया जो न सिर्फ पानी पर तैर सकता था, बल्कि खुश्की पर भी सर पर दौड़ सकता था। जहाज की बनावट इतनी खूबसूरत थी कि देखने वाला देखता रह जाए। लकड़ी की नक्काशी, चमकता हुआ पाल और पहिए जो जमीन पर दौड़ने के लिए बने थे। जब जहाज तैयार हो गया, दानिश की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने बूढ़े को गले लगाया और उसका शुक्रिया अदा किया। फिर उसने बूढ़े से कहा, बाबा, आप मेरे साथ चलें। बूढ़ा मुस्कुराया और जहाज में सवार हो गया। दानिश ने जहाज का रुख शाही महल की सिमत किया, और दोनों खुश्की और पानी को पार करते हुए बादशाह के दरवाजे पर जा पहुंचे। जब वह अनोखा जहाज महल के पास आकर रुका और दानिश उसमें से उतर कर बाहर आया, तो बादशाह की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह जहाज खुकी पर दौड़ता हुआ आया था और अब पानी के किनारे ठहरा था। बादशाह ने अपने दरबारियों के साथ मिलकर उस जहाज को गौर से देखा और उसका दिल बैठ गया। बादशाह ने गहरी सांस ली और अपने दिल में सोचा, इस लड़के को मात देना मेरे बस की बात नहीं। 4 नामुमकिन काम, शहजादी को हंसाना, 100 मंद दूध पिलाना, रोटियों का पहाड़ खाना, और अब यह जहाज जो खुकी और पानी दोनों पर चलता है, ये सब इसने कर दिखाया। अब इससे इनकार करना न सिर्फ मेरे वादे की खिलाफ अर्जी होगी, बल्कि मेरे इंसाफ पर भी सवाल उठेगा। ये लड़का वाकई शहजादी का हकदार है। उसी वक्त दरबार को सजाया गया और शहजादी को बुलाया गया। शहजादी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे पहले से यकीन था कि दानिश इस बार भी कामयाब होगा। और उसी दिन सादगी मगर शान के साथ दानिश और शहजादी की शादी कर दी गई। दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। दानिश अब बादशाह का दामाद बन चुका था। दानिश ने बूढ़े की तरफ देखा, जो चुपके से कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने फिर से उसका शुक्रिया अदा किया, और बूढ़ा बिना कुछ कहे, सिर्फ एक मुस्कान के साथ जंगल की सिमत रवाना हो गया। दानिश जानता था
कि उसकी यह कामयाबी उस नेकी का नतीजा थी जो उसने कभी उस बूढ़े के साथ की थी। उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह हमेशा दूसरों के साथ भलाई करता रहेगा।